बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 10 गैसियस एक्सचेंज का आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग। तो मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग में सबसे पहले हमने डिफ़ाइन किया है कि ब्रीथिंग किसे कहते हैं। तो ब्रीथिंग को डिफ़ाइन करते हैं इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर। इनहेलेशन का मतलब है हवा का बॉडी के अंदर जाना और एक्सहेलेशन का मतलब है हवा का बॉडी से एयर पैसेज वेज के ज़रिए से बाहर निकलना। तो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर, इन दोनों को मिलाकर इन्हें नाम देते हैं ब्रीथिंग का। इसके बाद ब्रीथिंग कौन से प्रिंसिपल पर यानी कौन से उसूल पर होती है। तो ब्रीथिंग के लिए जो प्रिंसिपल इस्तेमाल होता है वो है प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस का मतलब ये है कि प्रेशर में इख्तिलाफ की वजह से या प्रेशर डिफरेंट होने की वजह से चीज़ों का एक जगह से दूसरी जगह हरकत करना। और ये होता कैसे है कि फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर के चीज़ों की हरकत होती है उस जगह से जहाँ पर प्रेशर हाई हो उस जगह की तरफ जहाँ पर प्रेशर लो हो। तो अब इस प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने से पहले हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि प्रेशर बराबर किसके होता है। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स को जब एरिया पर डिवाइड करते हैं तो ये बराबर आता है प्रेशर के। अब देखें, प्रेशर बराबर है एक फ्रैक्शन के और इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में आता है एरिया। तो एक बात जहन में रखें कि किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा उसका रिज़ल्ट उतना ही छोटा होगा, शर्त यह कि न्यूमरेटर कांस्टेंट हो। देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में एरिया है, इसका मतलब ये है कि एरिया और प्रेशर का एक दूसरे के साथ इनवर्स रिलेशन है कि प्रेशर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर फोर्स कांस्टेंट हो तो एरिया के बढ़ने से प्रेशर कम होगा और एरिया के कम होने से प्रेशर बढ़ेगा। इस चीज़ को अगर हम जहन में रखेंगे, ये जहन में होगी, तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन यानी मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग को हम बहुत आसानी के साथ समझ सकते हैं। देखें, अब ब्रीथिंग के अंदर होते हैं दो फेजेस। उनमें एक फेज़ होता है उसे कहते हैं इंस्पायरेशन या इनहेलेशन और दूसरे फेज़ को नाम देते हैं एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन। तो पहले ज़रा इंस्पायरेशन को डिस्कस करते हैं कि इंस्पायरेशन में क्या होता है, फिर प्रेशर में कमी या ज़्यादती किस तरह आती है और हवा किस डायरेक्शन में रश करती है। फिर एक्सपायरेशन को देखेंगे कि एक्सपायरेशन में क्या होता है और प्रेशर में कमी या ज़्यादती कैसे आती है और हवा किस डायरेक्शन में चली जाती है। तो आइए पहले देखते हैं इंस्पायरेशन को। तो इंस्पायरेशन के दौरान हमारी बॉडी में दो किस्म की तब्दीलियां आती हैं। उनमें एक तब्दीली का ताल्लुक़ होता है डायफ्राम से, कि डायफ्राम के बारे में हमने पहले पढ़ा था कि ये एक मस्कुलर लेयर है। अपने लेक्चर नंबर 7 में हम उसके बारे में पढ़ चुके हैं कि ये एक मस्कुलर लेयर है जिसके साथ लंग्स का बेस अटैच होता है, मतलब इसका लंग्स के साथ कनेक्शन है। तो इसमें सबसे पहला काम ये होता है कि डायफ्राम के मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं। कंट्रैक्ट करने का मतलब एक दूसरे के करीब आते हैं। जब वो मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं तो ये डायफ्राम हो जाता है फ्लैट। फ्लैट का मतलब है सीधा, या ये डायफ्राम हो जाता है हमवार। असल में डायफ्राम की शेप होती है, ये होता है डोम शेप्ड। डोम शेप्ड का मतलब ये है कि ये गुंबद नुमा होता है, बिल्कुल सीधा नहीं होता। तो जब डायफ्राम के मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं तो ये फ्लैट शेप में आ जाता है। यहाँ पर हमने बनाया है कि डायफ्राम बिल्कुल फ्लैट बन गया है, हमवार हुआ है। और दूसरा काम ये होता है इंस्पायरेशन के दौरान कि रिब्स के दरमियान जो मसल्स होती हैं इंटरकॉस्टल मसल्स, ये इंटरकॉस्टल मसल्स भी होती हैं कंट्रैक्ट, और इनके कंट्रैक्ट होने की वजह से जो रिब केज होता है वो एक्सपेंड होता है। एक्सपेंड होने का मतलब वो खुल जाता है। देखिए यहाँ पर रिब्स को हमने खोल के लिखा हुआ है। सपोज करें ये है हमारे पास रिब्स की असल पोजीशन, ये रिब्स की असल पोजीशन है और नीचे डायफ्राम की असल पोजीशन है।
तो इंस्पायरेशन के दौरान डायफ्राम भी फ्लैट होकर ऊपर की तरफ उठता है और रिब्स जो होती हैं ये रिब्स भी एक्सपेंड होती हैं, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से बाहर की तरफ निकलती हैं। जब रिब्स या रिब केज अपनी ओरिजिनल पोजीशन से बाहर निकलेंगी तो इससे क्या होगा, इसका नतीजा फिर ये होगा कि वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीजेस। रिब केज एक्सपेंड हुआ है तो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अब वॉल्यूम इंक्रीज होने से लंग्स के ऊपर जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो लंग्स के ऊपर से प्रेशर डिक्रीज होगा। जब लंग्स पर प्रेशर कम हो जाएगा तो ऊपर हमने पढ़ा था कि चीज़ों की हरकत होती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। लंग्स पर प्रेशर कम होगा, किससे कम होगा? एटमॉस्फेयर के मुकाबले में लंग्स के अंदर प्रेशर कम होगा तो एयर बाहर से रश करेगी अंदर लंग्स की तरफ, और एयर के इसी इनवर्ड रश को नाम देते हैं इंस्पायरेशन का या इनहेलेशन का। और इसके बाद ब्रीथिंग का दूसरा फेज जो है उसे कहते हैं एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन। देखिए, इंस्पायरेशन या इनहेलेशन, अगर इसका कंसेप्ट हमारा क्लियर हो तो इसके बिल्कुल अपोजिट पॉइंट्स को देखें तो एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन आ जाएगी। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले था डायफ्राम के मसल्स का कंट्रैक्ट होना और डायफ्राम का फ्लैट होना। इसके बिल्कुल अपोजिट जाएं तो बनेगा मसल्स ऑफ डायफ्राम रिलैक्स। डायफ्राम के मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे और डायफ्राम की जो फ्लैट शेप थी इंस्पायरेशन के दौरान वो चेंज हो जाएगी डोम शेप के अंदर, यानी ये डायफ्राम गुंबदनुमा हो जाएगा फिर। और इसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखें, इंटरकॉस्टल मसल्स ऑफ रिब्स कंट्रैक्ट, और यहाँ पर क्या है? इंटरकॉस्टल मसल्स ऑफ रिब्स रिलैक्स। यहाँ पर रिब्स उठते थे ऊपर की तरफ और यहाँ पर रिब केज वापस नीचे जाएगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या है कि रिब्स के इंटरकॉस्टल मसल्स रिलैक्स करते हैं और इनके रिलैक्स होने की वजह से रिब केज नीचे अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर जाता है। जब ये दो काम होंगे तो इनके नतीजे क्या निकलेंगे? सबसे पहला रिजल्ट ये होगा कि वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी डिक्रीजेस, कि चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाएगा। जब उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा तो उसकी वजह से लंग्स पर जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाएगा। जब लंग्स पर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो लंग्स से हवा रश करेगी बाहर की तरफ, और इसी तरह हवा का बाहर की तरफ रश करना, बाहर की तरफ निकलना एक्सपायरेशन कहलाता है। तो इसी के साथ ही हमारा आज का टॉपिक मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग ये अपने अख्तिताम को पहुंचता है। और अब अपने नेक्स्ट लेक्चर बायोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस ऑफ स्मोकिंग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।